हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो यहाँ पर हम ये जो हमारा होगा चैप्टर नंबर 3 होगा एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं मेटल्स के बारे में। यहाँ पर आपको कुछ मेटल्स दिख रही होगी। यहाँ पर इसे हम बोलते हैं आयरन, है ना। और ये जो होती है कॉपर वायर्स होते हैं जिसका यूज आप घरों में करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना। और आयरन का यूज हम करते हैं, है ना। गोल्ड का यूज हम ज्वेलरी में करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेटल्स होती है मेटल्स का यूज हम डेली लाइफ में करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, है ना। आपने मेटल्स को देखा होगा, जैसे हमारे पास आयरन या लोहे का हम यूज करते हैं, कॉपर होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, ये सभी कैसी होती है, सॉलिड होती है। और हमारे पास एक मेटल जो होती है वो क्या होती है, मरकरी जो रहेगा वो कैसी होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। तो आपको ये याद रखना है कि मरकरी जो रहेगा वो लिक्विड स्टेट में होती है। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, है ना। जनरली देखा हमने कि मेटल कैसी रहती है, हार्ड होती है। पर लिथियम होगा, सोडियम और पोटेशियम जो रहेगा वो कैसी होगी, ये जो मेटल होती है सॉफ्ट होती है। इनको आप क्या कर सकते हैं, नाइफ की हेल्प से कट भी कर सकते हैं। ये जो सॉफ्ट मेटल होती है तो ये आपको याद रखना है कि लिथियम होगा, पोटेशियम होगा और सोडियम होगा, ये हमारी सॉफ्ट मेटल होती है। मेटल से है वो मेटालिक लस्टर, है ना। मेटल के ऊपर क्या होती है, शाइनिंग होती है, इसे बोला जाता है मेटालिक लस्टर, है ना। जो मेटल के ऊपर शाइनिंग होता है, देखा ही होगा आपने आयरन या गोल्ड किस तरीके से शाइन करते हैं, तो वहां पर इस प्रॉपर्टी को आप बोलते हैं मेटालिक लस्टर। मेटल्स आर मेलिएबल, है ना। मेटल्स कैसी होगी, मेलिएबल होगी। इनको आप क्या करेंगे, थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मेलिएबल। फिर होता है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड, है ना। जो गैलियम होगा और सीजियम होगा, इसको जब आप अपने हाथ पर रखेंगे या हथेली पर रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। जनरली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, पर गैलियम और जो सीजियम रहेंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। ये मेटल्स क्या करेगी, मेटल्स जो रहेगी वो हीट को अच्छे से कंडक्ट करेगी, गुड कंडक्टर होगी, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर आर सिल्वर एंड कॉपर, है ना। तो सबसे बेस्ट जो कंडक्ट करते हैं हीट को वो होगा सिल्वर और कॉपर। पुअर कंडक्टर्स आर लेड एंड मरकरी, और लेड और मरकरी जो रहेंगे वो हीट को जो रहेंगे पुअर कंडक्टर्स होंगे, मतलब अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं करेंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आपने देखा होगा जो हमारे घरों में वायर्स होते हैं या केबल्स होती है, उसमें आप कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, तो ये क्या होगी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर जो रहेगा सिल्वर एंड कॉपर। मेटल्स आर सोनोरस, प्रोड्यूस अ साउंड, ठीक है। ये क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है। एक प्रॉपर्टी आप और लिख सकते हैं, जो मेटल्स रहेगी वो कैसी रहेगी, डक्टाइल रहेगी। डक्टाइल मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ वायर, फॉर्मेशन ऑफ वायर, मतलब आप क्या करेंगे, इनसे वायर को फॉर्म कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डक्टाइल, है ना। मोस्ट जो डक्टाइल मेटल्स होती है वो क्या होता है, गोल्ड होती है ना। गोल्ड के 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर तक के वायर को क्या कर सकते, फॉर्म कर सकते। तो गोल्ड इज अ मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी मेटल की। अब हम जान लेते कुछ एक्सेप्शंस के बारे में। सम एक्सेप्शंस, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, है ना। सभी मेटल कैसी होगी, सॉलिड होगी। सिर्फ मरकरी जो रहेगा वो कैसी होती है, मरकरी जो रहेगा लिक्विड रहेगा एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अभी हमने देखा ही था कि जो गैलियम और सीजियम रहेगा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, लो रहेगा। आप जब इनको अपने पाम या हाथ पर रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। Metals will melt if you keep them on your palm. Iodine is a non-metal but it is a lustrous. Iodine क्या होता है, नॉन मेटल होता है बट ये लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब इसके ऊपर शाइनिंग होती है, ठीक है। डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, नो एंड वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो डायमंड जो रहेगा वो नॉन मेटल होता है बट ये हार्ड होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, वेरी हाई होगा। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो रहेगा वो नॉन मेटल होकर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिस सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, है ना। ऑल मेटल आर हार्ड, सभी मेटल कैसी रहती है, हार्ड रहती है। बट आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम होता है ना, सोडियम होगा और पोटेशियम होगा, ये कैसी होती है, सॉफ्ट मेटल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आप याद रखें
कि जो ऑल मेटल आर हार्ड, सोडियम और पोटेशियम जो रहेगा सॉफ्ट मेटल होती है, इनको नाइफ की हेल्प से आप कट कर सकते। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे। अब जान लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, मेटल रिएक्ट विथ एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, है ना। मतलब मेटल क्या करेगी, जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो यहां पर मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करेगी। कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कॉपर ऑक्साइड। ये आपके पास जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं क्या, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो बनाएगी मेटल ऑक्साइड, ठीक है। डिफरेंट मेटल्स फॉर डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। हर मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ सिमिलर नहीं होगी, अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होगी, तो ये हमें पता होना चाहिए। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर, है ना। जो सोडियम और पोटेशियम मेटल रहेगी, यहां पर आपको दिख रहा है पोटेशियम और सोडियम, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, वेरी हाई होगी। ये जो रहेगा एयर से या ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगी और फायर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। if kept in the open, hence to protect them and to prevent accidental fire they are kept immersed in a kerosene oil। तो आप क्या करेंगे, जो पोटेशियम और सोडियम रहेंगे इनकी रिएक्टिविटी वेरी हाई होगी, ये जो रहेगा एयर से रिएक्ट करके क्या करेगी, फायर प्रोड्यूस करेगी। इसलिए इनको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, इनको केरोसिन के अंदर इमर्ज करके या डुबा कर रखते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, aluminum, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide. The protective oxide layer prevent the metal from further oxidation। तो इनके ऊपर क्या करेंगे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के ऊपर क्या करेगा, ऑक्सीजन की एक लेयर फॉर्म हो जाएगी जो इनके फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करेगी। मतलब इनका और भी ऑक्सीडेशन आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके ऊपर क्या बन जाती है, एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग but iron filling burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner। जब आप आयरन की रॉड को या आयरन को डायरेक्टली बर्न करेंगे तो डायरेक्टली बर्न नहीं होगा, बताइए आपको। और जो उसका आयरन का पाउडर रहेगा, आयरन स्प्रिंकल्ड रहेगी, वो बर्न हो जाएगी, ठीक है। याद रखना हमको ये पॉइंट। नेक्स्ट है कॉपर डज नॉट बर्न, है ना, कॉपर बर्न नहीं होगा, बट आप क्या करेंगे, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर जो रहेगा कॉपर डायरेक्टली बर्न नहीं होगा, पर आप जब इसको बर्नर पर हीट करेंगे तो इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म हो जाएगी, जो कि क्या होगी, कॉपर ऑक्साइड की लेयर होगी। नेक्स्ट है सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो जो सिल्वर और गोल्ड जो रहेगा ये रिएक्ट नहीं करेंगे हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी वेरी लो होती है। अभी हम आगे रिएक्टिविटी सीरीज को भी देखेंगे, वहां पर आपको गोल्ड और सिल्वर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे बॉटम में, सबसे नीचे दिखाई देंगे। मतलब इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। Hence, the order of reactivity of this metal with oxygen is sodium, magnesium, zinc, आयरन, कॉपर और सिल्वर। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा सोडियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। इस तरीके से रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना। कुछ ऑक्साइड क्या होते हैं, यहां पर आपको दिख रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक और जिंक ऑक्साइड भी होता है। तो ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। मतलब जो नॉर्मली मेटल ऑक्साइड की हम बात करें तो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक। तो याद रखना आपको, जो मेटेलिक ऑक्साइड रहेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड ये कैसे रहेंगे, बेसिक रहेंगे, ठीक है। नॉर्मल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक, बट यहां पर कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो ड्यूअल नेचर शो करते हैं। इन ऑक्साइड्स को आप बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो सम मेटल सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेसेस टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। सच ऑक्साइड आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहां पर आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन करा रहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहां पर हमारे पास बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, है ना। तो ये होगा एसिड, तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे। यहां पर Na जो बेस है, तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
तो यहाँ पर आपके पास बन रहा है सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपके पास सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहेगा एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, है ना, मेटेलिक ऑक्साइड कैसे रहेंगे, इनसोल्यूबल रहेंगे वाटर में, बट सम ऑफ दिस डिसॉल्व इन अ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड नोन एज एल्कालीज। ठीक है, यहां पर जो कुछ मेटल ऑक्साइड जो रहेंगे वो इनसोल्यूबल रहेंगे वाटर के अंदर, पर कुछ ऑक्साइड्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, सोल्यूबल रहेंगे या वाटर के अंदर आप डिसॉल्व करेंगे तो ये जो रहेंगे एल्कालीज, एल्काली मतलब एक बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। यहां पर आप सोडियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास NaOH फॉर्म हो रहा है जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही जब हम पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास फॉर्म होगा क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही एल्काली होंगे मतलब बेसिक होंगे। रिएक्शन विथ वाटर, अब हमें क्या देखना है, मेटल की रिएक्शन देखना है वाटर के साथ। मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, है ना, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जब आप मेटल ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, मतलब यहां जो सभी मेटल्स रहेगी वो वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं रहेगी, है ना, हर मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी। कोई जो मेटल्स रहेगी वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, कोई मेटल जो रहेगी वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, कोई मेटल जो रहेगी वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी। यहां पर हम देखेंगे कौन सी मेटल किस तरीके के वाटर से रिएक्ट करती है। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायोलेंटली विथ कोल्ड वाटर। तो जो सोडियम और पोटेशियम रहेंगे ये क्या करेंगे, सोडियम और पोटेशियम जो रहेंगे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। इन अ केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायोलेंट एंड एक्सोथर्मिक। तो जो ये रिएक्शन होगी सोडियम और पोटेशियम की वाटर के साथ ये वायोलेंटली होगी और एक्सोथर्मिक होगी, मतलब यहां से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। दैट द इवोल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर, और यहां पर क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, सोडियम और पोटेशियम की बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये रिएक्शन जो होगी वो वेरी एक्सोथर्मिक होगी, मतलब वहां से एनर्जी लार्ज अमाउंट में रिलीज होगी और वहां पर जो होगा फायर प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। यहां पर हमने पोटेशियम का रिएक्शन करा है वाटर के साथ तो आपके पास बन रहा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 और यहां से हीट एनर्जी रिलीज होती है। सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 और यहां से भी क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, है ना, तो यहां पर जब आप कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो ये जो रहेगा लेस वायलेंट होगा और यहां पर कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू सोडियम और पोटेशियम। द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू केच फायर, मतलब यहां पर इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी कि यहां पर फायर प्रोड्यूस हो सके, मतलब इसकी रिएक्टिविटी जो कैल्शियम की रिएक्टिविटी रहेगी वो सोडियम और पोटेशियम की कंपेयर में लेस रहेगी। ठीक है, यहां पर हम कैल्शियम का रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ तो बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। यहां पर जो कैल्शियम रहेगा वो क्या करेगा, जो वाटर रहेगा उसकी सरफेस पर क्या करेगा, फ्लोट होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन बबल्स के फॉर्म में होगा, इसलिए जो कैल्शियम रहेगा वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, है ना, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम जो रहेगा वो कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां पर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन करा सकते वाटर के साथ, ठीक है, तो यहां पर आपके पास बनेगा क्या, MgOH2 प्लस H2, यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो जब आप मैग्नीशियम का रिएक्शन करा रहे वाटर के साथ तो यहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और यहां पर हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी, पर मैग्नीशियम जो रहेगा वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। तो ये भी क्या करेगा, वाटर की सरफेस पर फ्लोट होना स्टार्ट कर देगा। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर, मतलब यहां पर एल्यूमिनियम जो रहेगा, आयरन रहेगा और जिंक रहेगा,
ये जो रहेगा हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे और कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम। ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? स्टीम, मतलब ये भाप के साथ रिएक्शन करेंगे टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहां पर आपने एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराया है वाटर के साथ, तो यहां पर आपके पास बन रहा है क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे आयरन का रिएक्शन होगा वाटर के साथ, तो यहां पर बनेगा आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल्स सच एज लेड, कॉपर एंड सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। मतलब जो गोल्ड रहेगा, लेड रहेगा, कॉपर रहेगा, है ना, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये जो रहेगा वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। चाहे आप वाटर कोल्ड ले लो, हॉट ले लो या स्टीम ले लो, किसी भी कंडीशन में ये जो मेटल्स रहेगी वो रिएक्ट नहीं करेगी, मतलब इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होगी। ठीक है, फिर रिएक्शन विथ एसिड। अब आपको क्या देखना है? मेटल की रिएक्शन देखना है एसिड के साथ। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल रिएक्ट करेगी एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप रिएक्शन करा सकते हैं जिंक प्लस H2SO4, है ना, मेटल का रिएक्शन हम करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा आपके पास ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। जब मेटल जो रहेगा वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होगी। इट इज बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर जो नाइट्रिक एसिड होगा ये क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी ये क्या करेगा? उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब ये जो H2 रहेगा वो वाटर में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर जो वाटर रहेगा और ये जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये क्या करेगा? यहाँ पर H2 को ऑक्सीडाइज करेगा, और H2 को ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ से वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रोड्यूस होंगे। आप यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं मेटल का HNO3 के साथ, तो आपके पास बन रहा है सॉल्ट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O और वाटर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। पर जो मेटल रहेगा HNO3 के केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, यहां पर आपके पास वाटर और सॉल्ट बनेगा और नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स भी बनेंगे। ठीक है, सिर्फ HNO3 से कौन रिएक्ट करेगा? HNO3 से रिएक्ट करेगा कौन? Mg, मैग्नीशियम और Mn, है ना, यहां पर आप देख सकते हैं, है ना। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। तो जो HNO3 के साथ रिएक्ट करेगी वो मेटल्स होगी कौन सा? मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये दो मेटल्स जो रहेगी वो जब भी HNO3 के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहां पर आपको एक्सेप्शंस केस में दिख रहा होगा ओनली मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये ही दो मेटल रिएक्ट करेगी, बाकी मेटल रिएक्ट करेगी पर वहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज के केस में ही सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। कॉपर HCl से क्यों रिएक्ट नहीं करेगा? क्योंकि कॉपर जो रहेगा वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है। ठीक है, और नीचे वाली जो मेटल रहेगी वो क्या रहेगी? लेस रिएक्टिव रहेगी ऊपर वाली मेटल से। तो हाइड्रोजन ऊपर आ रहा है और कॉपर नीचे आ रहा है, तो कॉपर की रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। इसलिए कॉपर जो रहेगा वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होगा? एक्वा रेजिया इज अ हाईली कोरोसिव मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये इन दोनों का मिक्सचर होगा, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। HCl और HNO3 का मिक्सचर होगा, जिसमें एक पार्ट होगा HNO3 का और 3 पार्ट होंगे किसके? HCl के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। ठीक है, आपको कितने रेशो में रहना? 1:3 में रहना, मतलब 1 पार्ट जो रहेगा वो HNO3 का रहेगा और 3 पार्ट जो रहेगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रहेगा। द नेम एक्वा रेजिया इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन मीनिंग रॉयल वाटर, है ना, लेटिन वर्ड होता है, इसे रॉयल वाटर भी बोलते हैं। इसका यूज अपन किस लिए करते हैं? गोल्ड और प्लेटिनम को डिसोल्व करने के लिए करते हैं, है ना। तो याद रहना चाहिए आपको कि एक्वा रेजिया क्या होगा? 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट जो रहेगा वो HCl का रहेगा। इसको अपन बोलते हैं रॉयल वाटर भी बोलते हैं, और इसका यूज आप गोल्ड और प्लेटिनम की मेटल्स को डिसोल्व करने के लिए करते हैं। जो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी होगी, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फॉर्म देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन फॉर्म।
तो यहाँ पर क्या होगा, जो मेटल मोर रिएक्टिव रहेगी वो जो रहेगी लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। यहाँ पर हमने लिया मेटल ए, मैं यहाँ पर ले रहा हूं जिंक, इसका रिएक्शन में कराना हूं किसके, कॉपर सल्फेट के साथ। तो मेरे पास जो सॉल्ट सॉल्यूशन बी है वो क्या होगा, कॉपर सल्फेट ले रहा हूं। इनका जब रिएक्शन करा रहा हूं मैं, तो जिंक जो रहेगा वो कहां पर होती है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होती है। अभी आप देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज को आगे, तो यहाँ पर जिंक जो रहेगा कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पर बनाएगा ZnSO4। ये आपके पास क्या बना, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, है ना। ए ने क्या करा, यहाँ से बी को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी, और मेटल बी हमारे पास क्या है, कॉपर है। तो यहाँ जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये होगी हमारे पास क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन अदर मेटल सॉल्ट, है ना। तो अदर मेटल सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगा, द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल। यहां पर आपको दिख रही होगी मेटल ही है सभी, सिर्फ यहां पर आपको एक नॉन मेटल दिख रहा होगा, हाइड्रोजन, है ना। तो एक ही नॉन मेटल है, बाकी सभी मेटल्स है। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। तो यहां पर हमने क्या करा है, जितनी भी मेटल्स है उनको क्या करा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक अरेंज किया है, तो हमें एक सीरीज ऑब्टेन होगी। उसी सीरीज को आप क्या बोल रहे हो, रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब इसमें जो मेटल टॉप पर होगी उनकी रिएक्टिविटी सबसे हाई होगी। आप जब नीचे जाएंगे या बॉटम की तरफ जाएंगे तो यहां पर रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यहां पर आपको दिख रहा होगा लिस्ट रिएक्टिव मेटल, है ना। यहां से यहां तक आने पर क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप कैसे याद कर सकते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हर अलग आलू पड़ता, है ना। केदार मतलब होगा यहाँ पर पोटेशियम, नाथ मतलब होगा सोडियम, कैल्शियम के लिए आपने सीधा Ca का यूज किया है, माली के लिए Mg का यूज किया, आलू के लिए Al जो रहेगा, जरा Zn, फीके Fe से Sn, पकाता Pb, लेड भी बोलते हैं हम इसे, है हाइड्रोजन क्योंकि Cu, हर Hg, अलग Ag, आलू Au, और पड़ता मतलब होगा Pt। तो यहां पर ये जो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज रहेगी, इसके बेस पर आप क्या करेंगे, रिएक्टिविटी को पता कर पाएंगे कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको एक ट्रिक है, यहाँ पर केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हर अलग आलू पड़ता। तो इस सीरीज के थ्रू आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख सकते हैं। अब आ जाता है रिएक्शन ऑफ मेटल इन नॉन मेटल। जब आप मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो आपको एक चीज ये याद रखना है कि जो मेटल होती है, मेटल जो रहेगा वो हमेशा क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगी। और जो नॉन मेटल रहेगी, नॉन मेटल जो रहेगी वो क्या होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटल जब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगी तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, और नॉन मेटल जब गेन करेगी तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहां पर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो यहां पर सोडियम की बात करें आप, तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा। और क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन का नंबर होता है 17, है ना। इसकी के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2, एल में होगा 8 और एम में होगा 7। अब होगा क्या, अब जो रहेगा वो यहां से यदि सोडियम जो रहेगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ये लॉस कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसका आउटर सेल आपको दिख रहा होगा कंप्लीट हो जाएगा। और जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, ठीक है, और यहां पर जब क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि क्लोरीन इज नॉन मेटल, क्लोरीन कैसा है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल जो रहेगा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। तो यहां पर जब क्लोरीन गेन करेगा तो यहां पर भी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, Na पर आ जाएगा प्लस चार्ज क्योंकि मेटल है, लॉस करेगा, और उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ कितना हो रहा है, 2 और 8, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन्स ये है, ये क्लोरीन को दे देगा, तो क्लोरीन के पास क्या होगा, क्लोरीन के पास होगा माइनस चार्ज, यहां पर हो जाएगा 2, 8 और 8, ठीक है। तो यहां पर मेटल लॉस कर रहा है और नॉन मेटल क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यहां पर आपको दिख रहा होगा सोडियम के आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को दे रहा है, तो क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। ये जो क्रॉस के थ्रू दिख रहे हैं ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स है, और ये डॉट के थ्रू दिख रहा है ये सोडियम ने क्लोरीन को दिया इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इसलिए सोडियम पर आ जाएगा प्लस और क्लोरीन पर आ जाएगा माइनस। Sodium and chlorine ions being oppositely charged attract each other
एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर क्या रहेगा, जो अपोजिट चार्ज रहेगा इनके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट एज ए सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना। तो यहाँ पर NaCl जो रहेगा वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, क्योंकि इनके बीच अपोजिट चार्ज और अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रहा होगा। यहाँ पर हम बात करें मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। एक क्लोरीन ये रहा और दूसरा क्लोरीन ये रहा। इसका नंबर होता है 17, इसका भी नंबर है 17। 2, 8 और 7, 2, 8 और 7। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मैग्नीशियम के पास आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इस क्लोरीन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन को दे देगा। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के ऊपर जो रहेगा वो आ जाएगा 2+, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है। यहां पर होगा 2 और 8, स्टेबल हो जाएगा ये, ठीक है। और जब क्लोरीन लेगा तो क्लोरीन यहां पर कितने, 2 क्लोरीन है। एक क्लोरीन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 क्लोरीन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो दोनों क्लोरीन पर आपको क्या लगाना, माइनस। एक क्लोरीन पर एक माइनस है तो 2 क्लोरीन पर 2 माइनस, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 8, ठीक है। तो ये भी स्टेबल हो जाएगा मैग्नीशियम, और क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा। और इनके बीच में भी कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो इसे बोला जाता है रिएक्शन बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, और नॉन मेटल जो रहेगा वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है। आयनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, मेटल लॉस कर रहा है और नॉन मेटल गेन कर रहा है। फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इन्हें क्या बोला जाता है, आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोला जाता है। अब जान लेते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की। फिजिकल नेचर की हम बात करें तो दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटल। ये कैसे होंगे, सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे, है ना, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अपोजिट चार्ज जो रहेगा इनके बीच में आयनिक फोर्स होगा, और आयनिक फोर्स इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, और स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण ये क्या होंगे, सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो इनको मेल्ट करना या बॉईल करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। सोल्युबिलिटी की बात हम करें तो जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन अ सोलवेंट सच एज केरोसिन और पेट्रोल, है ना। केरोसिन और पेट्रोल में ये इनसोल्यूबल होंगे, बाकी वाटर की हम बात करें तो वाटर में क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। कंडक्शन की हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट फ्रॉम बट नॉट इन अ सॉलिड स्टेट। तो जो आयनिक कंपाउंड्स रहेंगे, आयनिक कंपाउंड्स रहेंगे वो क्या करेंगे, मोल्टन स्टेट में क्या करेंगे, मोल्टन स्टेट में यहां पर फ्री आयंस होंगे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और जबकि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। और मोल्टन स्टेट में आयंस क्या होंगे, फ्री होंगे, और फ्री आयंस जो रहेंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो आपको ये चीज याद रखना कि जो आयनिक कंपाउंड्स रहेंगे वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब जान लेते हैं अपन अकरेंस ऑफ मेटल्स, है ना। अब हमें मेटल्स जो रहेगी वो क्या होगा, अर्थ क्रस्ट से जब ऑब्टेन होती है तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होती है, और प्योर फॉर्म में नहीं होगी तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, प्योर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मेटल को, ठीक है। उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी रहेगी, तो यहाँ पर हम मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे ये हम यहाँ पर सीखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, आपको अब अर्थ क्रस्ट से जो मेटल मिलेगी वो या तो मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी, है ना, ऐसी मेटल भी मिल सकती है आपको जिसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। मेटल फ्रॉम मीडियम रिएक्टिविटी, तो यहाँ पर मीडियम रिएक्टिविटी की भी मेटल मिल सकती है, और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, है ना, लो रिएक्टिविटी की मेटल भी आपको मिल सकती है। तो जिसकी रिएक्टिविटी हाई होगी उसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरीके से करेंगे वो आगे हम समझेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, एक प्योर मेटल मिल जाएगी। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, हमें ऐसी मेटल मिलती है जिसकी रिएक्टिविटी मीडियम होगी, या तो वो 2 स्टेट में होगी, एक तो कार्बोनेट ओर्स में होगी, ठीक है, या वो सल्फाइड ओर्स में होगी, है ना। और क्या होते हैं ये भी हम जानेंगे। तो यदि वो कार्बोनेट के फॉर्म में होगी तो इसका कैल्सिनेशन करेंगे, और सल्फाइड के फॉर्म में होगी तो उसका रोस्टिंग करेंगे। कार्बोनेट, है ना, यहां पर याद रख सकते हैं सी कार्बोनेट और सी कैल्सिनेशन, है ना। सल्फाइड के लिए आप रोस्टिंग कर रहे हैं। दोनों से ही आपको क्या मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा, और जब ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा आपको तो उसका रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करेंगे तो आपको प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। चलो
कार्बोनेट ओर से जब मिल रहा है और इसका कैल्सिनेशन कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, लिमिटेड एयर को सप्लाई करेंगे। और सल्फाइड ओर मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेस एयर, एक्सेस एयर को हम क्या बोल रहे हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेस एयर सप्लाई करेंगे, उसे रोस्टिंग बोलेंगे। फिर हमें ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा, उसका रिडक्शन करेंगे तो आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। यहाँ पर लास्ट में आपको सल्फाइड ओर्स के थ्रू क्या मिल रहा है, सल्फाइड ओर्स का रोस्टिंग करेंगे तो आपको मेटल मिल जाएगा, जिसकी रिफाइनिंग की जाएगी, वो हम यहाँ पर आगे समझेंगे। अकरेंस ऑफ मेटल, मिनरल है ना। अब मिनरल क्या होता है, देखो मिनरल और गेंग, ठीक है। मिनरल नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय माइनिंग, है ना। जब भी आप किसी माइन से, है ना, माइन मतलब होता है खदाने, उन खदानों से क्या करेंगे, आपको कोई भी मेटल मिलता है तो वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, है ना, तो मिनरल्स के फॉर्म में ऑब्टेन होगा। तो नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय माइनिंग, है ना। तो माइनिंग से जो सब्सटेंस मिलेगा हमें, उसमें कुछ इंप्योरिटीज रहेगी, फिर उस इंप्योरिटीज को हम क्या करेंगे, प्योर करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे उससे, है ना। डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करेंगे, जो कि मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड होगी। अब बात करते हैं हम ओर्स की। एन ओर इज अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज ऑब्टेन, है ना। जिस भी मिनरल से हम क्या करेंगे, जिस भी मिनरल से हम मेटल को ऑब्टेन करेंगे, प्रॉफिटेबली ऑब्टेन करेंगे, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब जिससे हमको ज्यादा फायदा हो, उसे बोला जाता है प्रॉफिटेबली। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, जिस मेटल से हम प्रॉफिटेबली या जिस मिनरल से हम प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे हम बोलेंगे ओर, है ना। जैसे होता है बॉक्साइट, नाम तो सुना ही होगा हमने, बॉक्साइट इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। ऐसे ही हेमेटाइट भी होता है, आयरन का ओर होता है, गेलेना होता है, ठीक है। गेन जो रहेगी उस मेटल के साथ क्या रहेगी, कुछ इंप्योरिटीज रहेगी, जिसे बोला जाता है गिंग। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कॉन्टिमिनेटेड, है ना, उसके अंदर क्या रहेगी, कुछ इंप्योरिटीज रहेगी, विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा, कॉल्ड गिंग। तो इन इंप्योरिटीज को हम बोलते हैं गिंग। यहां पर आपको मिनरल ओर और गिंग का मतलब समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब जान लेते हैं हम एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज बाय हीटिंग द ओर्स इन एयर एट हाई टेम्परेचर। सबसे पहली बात हम करें तो यहां पर मरकरी, है ना, मरकरी फ्रॉम सिनेबार, सिनेबार इज अ ओर ऑफ मरकरी, HgS इज अ सिनेबार। तो HgS को आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, और हीट करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। यहां पर आपने देखा है, ठीक है, मेटल लो रिएक्टिविटी, तो ये सल्फाइड ओर था, और सल्फाइड ओर को आप, है ना, हीट करेंगे, रोस्टिंग करेंगे उसका, तो आपको मेटल मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा होगा HgS, ठीक है। HgS ये क्या है, सिनेबार, इसको जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है क्या, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड का क्या कर रहे हैं, और फर्दर हीट करेंगे तो उससे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और आपको यहाँ पर प्योर मरकरी मेटल मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉपर की बात करें हम, तो कॉपर जो रहेगा, कॉपर सल्फाइड, है ना, ये दिख रहा है आपको, कॉपर सल्फाइड का रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, इसको हीट करेंगे तो आपको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड जो रहेगा, है ना, कॉपर ऑक्साइड या कॉपर सल्फाइड को हम क्या करेंगे, हिट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा प्योर कॉपर, ठीक है। तो ये मेटल जो रहेगी, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, दोनों ही मेटल, मरकरी हो चाहे कॉपर हो, इन दोनों की रिएक्टिविटी कम होती है, और कम रहेगी तो आपको क्या करना है, हाई टेम्परेचर पर क्या करना है, उसको हीट करना है ना। यहां पर हमने बोला लो इन द एक्टिविटी सीरीज, जो कॉपर और मरकरी, मरकरी आपको मिलेगा सिनेबार से, और कॉपर मिलेगा आपको कॉपर सल्फाइड या कॉपर पाइराइटिस से, है ना, कॉपर ग्लांस भी बोला जाता है CuO2s को। तो इसके थ्रू आपको क्या मिल जाएगा, एक प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। अब हम जान लेते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो ये हमें क्या है, यहां पर हमने लो रिएक्टिविटी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया, और यहां पर अपन करेंगे मिडिल, जो भी सीरीज जो रहेगी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें मिडिल में आती है, उन मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। Metals are easier to obtain from oxide ores, thus सल्फाइड एंड कार्बोनेट। सल्फाइड को आप क्या करेंगे, सल्फाइड को आप रोस्टिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे, और कार्बोनेट को आप कैल्सिनेशन के थ्रू, है ना, ores are converted into oxide। तो मेटल ores heated strongly in excess of air, एक्सेस ऑफ एयर सप्लाई करेंगे, उसे हम बोलेंगे रोस्टिंग। यहां पर हमारे पास जिंक सल्फाइड है, इसमें अपन एक्सेस एयर को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको मिल रहा है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्साइड आपको मिल जाता है। यहां पर हमें पता है कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन कर रहे थे, सल्फाइड ओर का रोस्टिंग कर रहे थे, दोनों के थ्रू ही आपको क्या मिल रहा है,
ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास है जिंक सल्फाइड को हमने एक्सेस एयर सप्लाई किया तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, जिंक ऑक्साइड। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास जिंक कार्बोनेट, इसे केलामाइन भी बोला जाता है, तो केलामाइन का रिएक्शन हम कराएंगे किसमें, लिमिटेड और नो सप्लाई ऑफ एयर, मतलब यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में या ना के बराबर आप ऑक्सीजन या एयर को सप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड। दोनों से ही आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा, चाहे आप सल्फर, चाहे आप रोस्टिंग करेंगे, चाहे आप कैल्सिनेशन करेंगे, दोनों के थ्रू आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा। अब मेटल ऑक्साइड का क्या करेंगे, हम रिडक्शन कर देंगे, है ना, तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड यूजिंग कोक, है ना, तो यहाँ पर आप कोक का यूज करेंगे। और जो मेटल ऑक्साइड मिला था आपको यहाँ पर दोनों ही, चाहे रोस्टिंग किया आपने तो भी मेटल ऑक्साइड मिला, आपने कैल्सिनेशन किया तो भी मेटल ऑक्साइड मिल रहा है। तो मेटल ऑक्साइड का आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन होगा और आपको प्योर जिंक यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके थ्रू आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेटल जिसकी रिएक्टिविटी जो रहेगी मिडिल होगी, है ना, मिडिल जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में होती है उसको आप रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आप क्या करते हैं, यहां पर हम एनोड लेते हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, और कैथोड होता है। एनोड आपका कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और कैथोड होता है आपका नेगेटिव। ठीक है, अब जो एनोड रहेगा आपका, यहां पर एनोड, तो जब आप क्या करेंगे, यहां पर जो बैटरी है ना, यहां पर आप क्या लगा रहे हो, बैटरी लगा देते हैं, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये जो हमारे पास है कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो अब होगा क्या, एनोड जो रहेगा वो इंप्योर होगा, कैसा होगा, इंप्योर मेटल होगा, है ना, इंप्योरिटीज जो रहेगी एनोड पर रहेगी तो ये होगा इंप्योर मेटल। ठीक है, और यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा, जो आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे, जैसे सपोज करो आप कॉपर को यहां पर एक्सट्रैक्ट कर रहे, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ये क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रोलाइट जो रहेगा एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, है ना, कैथोड जो रहेगा स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, एनोड जो रहेगा वो इंप्योर रहेगा, कैसा रहेगा, इंप्योर। जैसे ही आप यहां से यहां पर जो लगाएंगे डीसी, मतलब कोई बैटरी लगाएंगे, और बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, यहां से जो रहेगा एनोड जो रहेगा, यहां से इंप्योर मेटल जो रहेगा या कॉपर जो रहेगा मोल्ट होगा, और मोल्टन स्टेट में कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और यहां पर आएगा तो इसमें जो रहेगी दो टाइप्स की इंप्योरिटीज रहेगी। ये इंप्योर मेटल है आपका, तो इसमें दो टाइप्स की इंप्योरिटीज रहेगी, दो टाइप की इंप्योरिटीज रहेगी, एक रहेगी सोल्यूबल और दूसरी रहेगी इनसोल्यूबल। तो इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज तो यहाँ पर एनोड मड के फॉर्म में क्या हो जाएगी, एक्युमुलेट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, और जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज होगी, सोल्यूबल इंप्योरिटीज जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर जो कॉपर रहेगा, है ना, कॉपर कहां पर डिपोजिट होगा, यहाँ पर कैथोड पर डिपोजिट होता जाएगा। ठीक है, तो आपको कैथोड पर क्या मिलेगी, एक प्योर मेटल मिल जाएगी, और एनोड मड के फॉर्म में कुछ इंप्योरिटीज जो रहेगी वो यहाँ पर एक्युमुलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप डीसी ले रहे हैं, और डीसी लेने के बाद एनोड पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, और कैथोड को माइनस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। यहाँ से ये जो एनोड रहेगा ये क्या रहेगा, यहाँ से मेल्ट हो के सॉल्यूशन में आएगा, और सॉल्यूशन में आएगा, और जो इंप्योरिटीज रहेगी, है ना, इसमें कितने इंप्योरिटीज है, दो टाइप्स की, तो एनोड मड के फॉर्म में यहाँ पर एक्युमुलेट होते जाएगी, और यहाँ से जो कॉपर आयंस रहेंगे वो कैथोड पर डिपोजिट होते जाएंगे। ठीक है, और ये रोड जो रहेगी वो मोटी होती जाएगी, है ना, कैथोड जो रहेगा वो थिक होती जाएगी, और एनोड जो रहेगा वो थिन होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्योर मेटल जो रहेगी वो कैथोड पर मिल जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का यूज कर रहे हैं, एनोड हमारा इंप्योर मेटल रहेगा, कैथोड जो रहेगा स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। ठीक है, पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट द इंप्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसोल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां से क्या होगी, इंप्योर मेटल डिसोल्व होगी, और कॉपर जो रहेगा वो निकल निकल कर कहां पर आ जाएगा, कैथोड पर आ जाएगा, और कैथोड पर आपको प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगी। An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposit at the cathode, तो यहां पर क्या होगी, कैथोड पर आपकी प्योर मेटल डिपोजिट हो जाएगी। The insoluble impurity settle down at the bottom of the anode is called anode mud, है ना, तो यहां पर क्या हो गया, एनोड मड के फॉर्म में इंप्योरिटीज एक्युमुलेट होती जाएगी। अब जान लेते हैं हम कोरोजन के बारे में।
द सरफेस ऑफ सम मेटल गेट कोरोड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब हम कुछ मेटल को रखते हैं तो मेटल क्या करेगी, मेटल जो रहेगी वो एक्सपोज्ड हो जाएगी, इस पर कोरोड हो जाएगी, मतलब इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक एयर रहेगी या जो गैसेस रहेगी वो मेटल की सरफेस पर आकर डिपॉजिट हो जाएगी, और डिपॉजिट हो जाएगी तो मेटल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन, है ना। एग्जांपल की हम बात करें तो सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर, रिएक्ट विथ एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, है ना। तो सिल्वर जो रहेगा उस पर ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म हो जाएगी, वो होगी सिल्वर सल्फाइड की। कॉपर के ऊपर जो रहेगा वो ग्रीन लेयर बन जाएगी, है ना, वो होगी कॉपर कार्बोनेट की। तो ये कॉपर भी जो रहेगा इसको भी कोरोजन हो जाएगा, और सिल्वर पर भी कोरोजन हो जाएगा। आयरन की बात करें तो आयरन के लिए हम एक कॉमन टर्म यूज करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मोस्ट एयर और एक्वायर अ कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फ्लेक्सी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, है ना, इसे क्या बोला जाता है, रस्ट। आपने आयरन के सब्सटेंस देखे होंगे, आयरन के सब्सटेंस को जब मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में आएंगे तो उनके ऊपर क्या हो जाता है, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है जिसे बोला जाता है रस्ट। तो इस तरीके से मेटल आपकी यहाँ पर खराब हो जाती है। यहाँ पर आपको दो इमेजेस दिख रही होगी, ये जो हमारा लॉक है ये इस पर कैसा हो रहा है, रस्ट हो रहा है ना, इससे बोला जाता है रस्टिंग। आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा। और ये कार बॉडी भी डैमेज हो जाती है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, है ना। तो आप इसको प्रिवेंट करना हमें तो क्या करेंगे, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंट बाय पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग और गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, यहाँ पर आप जिंक लेयर को फॉर्म कर देंगे, ठीक है। किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की लेयर को फॉर्म कर देंगे उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो आप पेंटिंग कर दें, ऑयल कर दें, ऑयलिंग कर देंगे या ग्रीसिंग कर देंगे तो जो मेटल रहेगा उसका सरफेस जो रहेगा वो कोरोजन से प्रिवेंट हो जाएगा। तो चैप्टर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा।